ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक नर्स को देखते हैं और यही हमारे ड्रामा की फीमेल लीड थी जिसका नाम टैंक था। उसकी फ्रेंड जल्दी से यहाँ पर आकर खड़े होने को कहती है। टैंक पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फ्रेंड उसे शांत रहने को बोलती है और शोर करने से मना करती है। इधर हॉस्पिटल की डीन होते हैं और वह मिस्टर बाई से बोलते हैं 6th फ्लोर पर कल नाइट में जितनी भी नर्स काम कर रही थी वह सभी आ गई हैं। ये सुनकर टैंक को थोड़ा जाना पहचाना लगता है। तभी मिस्टर बाय अपना चेयर घुमाता है जिससे कि उसका फेस देखकर टैंक बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। यह तो वही पर्सन है जिसने पिछली लाइफ में मेरी लाइफ को खराब कर दिया था। इस लाइफ में भी सेम ही घटनाएं हो रही हैं, पर मैं इस डेविल को फिर से खुद के बारे में नहीं जानने दूंगी। जल्दी से अपना मास्क पहनकर सोचने लगती है, पिछली लाइफ में मैं काइंड पर्सन होकर उसकी जान बचाई थी, लेकिन किसे पता था कि वह एक मेंटल इलनेसेस वाला पर्सन है। मेरी ड्यूटी पर से मुझे ले गया था और ना ही काम करने दे रहा था और बस घर में कैद करके रखना चाहता था। पर कई बार मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन बार बार वह मुझे पकड़ लेता था। इसी तरह एक बार हम दोनों की बहस होने की वजह से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसके सामने मेरी डेथ हो गई थी। इस बार मुझे इस डेविल से जितना दूर रहना उतना रहना चाहिए। इधर मिस्टर बाय अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। सेक्रेटरी एक डायमंड का ईयरिंग सबको दिखाते हुए बोलता है कि कल नाइट में लगभग 10 बजे के आसपास यंग मास्टर हॉस्पिटल के 6th फ्लोर पर गए थे। वहां पर उनकी नर्स ने मदद की थी जान बचाने में, तो ये डायमंड पिंक ईयरिंग वहीं पर छूट गया था, इसीलिए यंग मास्टर उसे लौटाना चाहते हैं। तो हमें जानना है कि ये ईयरिंग किसका है। ये देख टैंक परेशान होने लगती है कि ये ईयरिंग कैसे मेरे पास से खो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और हम देखते हैं जब वह मिस्टर बाय के साथ नाइट स्पेंड की थी तभी उसका ईयरिंग वहीं पर छूट गया था। प्रेजेंट में वह यही बोल रही थी कि मुझे भी इस बारे में पता नहीं चला। इधर सेक्रेटरी आकर सभी नर्स से दिखाते हुए पूछने लगता है कि यह ईयरिंग तुम लोगों का है, पर सभी ना बोल रही थी। टैंक जल्दी से अपनी ईयरिंग को निकालने लगती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि यह ईयरिंग तो तुम्हारा था ना, मैंने इसे तुम्हारे पास देखा था। और यह बात मिस्टर बाय भी नोटिस करता है। टैंक उसे मना कर देती है। सेक्रेटरी आकर सभी से पूछता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी वहां पर एक नर्स आती है और बताती है कि हमें पता चल गया है 6th फ्लोर पर जो उस वार्ड में नर्स का काम था उसका नाम टैंक है। टैंक जल्दी से अपनी आईडी को छुपाने लगती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। उसका नाम तो सब कुछ जानता था। मिस्टर बाय इस ईयरिंग को लेते हुए टैंक को दिखाता है और पूछता है कि क्या यह ईयरिंग तुम्हारा है। उसे देख टैंक अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद करने लगती है, जहां मिस्टर बाय उसे बोल रहा था कि तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि 3 इयर्स पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इस लाइफ में चाहे हम मरेंगे या जिएंगे, तभी यह चीज खत्म हो सकती है। और बोलता है कि नाइफ लो और मुझे मार डालो, पर वह गुस्से से बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। प्रेजेंट में वह यही सोच रही होती है कि मैं फिर से सारी चीजें रिपीट होने नहीं दे सकती हूँ, और बोलती है कि नहीं, यह ईयरिंग मेरा नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है पर मैंने तो देखा था ये तुम्हारा ही, और इतने में ही रुक जाती है क्योंकि टैंक उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। फिर वह मिस्टर बाय से बोलती है कि मुझे याद आ गया, पर सबके सामने ये बोलना थोड़ा अजीब लग रहा है। मिस्टर बाय अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है तो डीन वहां से सभी नर्स को लेकर चले जाते हैं, यह बोलकर कि अब काम पर जाने का टाइम आ गया है। टैंक बताती है कि एक्चुअली मैं उस दिन 6th फ्लोर पर ही काम कर रही थी। जब मैं वहां से लाउंज के पास से जा रही थी तो मुझे बहुत ही अजीब सी आवाजें आई थीं। आप तो समझ ही रहे होंगे कि किस तरह की आवाजें थीं। मुझे लगता है ये पिंक डायमंड ईयरिंग उसी वुमन का होगा जो कि छूट गया होगा। मिस्टर बाय बोलता है कि तो तुमने उस दिन क्या देखा था। वह जल्दी से बोल देती है कि मैंने कुछ देखा नहीं था, मैंने बस आवाज ही सुनी थी। फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं मिस्टर बाय जख्मी था और उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। वह भागते हुए 6th फ्लोर के पास आता है। इधर टैंक काम करके थक चुकी थी। तभी उसकी कलीग आती है और बोलती है अब मुझे काम करने दो, तुम जाकर रेस्ट करो, जिससे वह काफी खुश हो जाती है कि मुझे काम से छुट्टी मिल गई। रास्ते में उसे डायरेक्टर मिलता है और कॉफी का कप देते हुए बोलता है कि मेरे पास 2 हैं तो मैं एक तुम्हें दे रहा हूँ, इसे पीना मत भूलना। तो वह बोलती है कि हाँ, मैं अपना ड्रेस चेंज करने के बाद इसे पी लूंगी। फिर वह रेस्टिंग रूम में आकर अपना ड्रेस चेंज करने जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक पर्सन को देखकर जोर से चिल्लाकर भागने वाली थी। मिस्टर बाय उसका पैर पकड़ लेता है और हेल्प करने के लिए बोलता है। तब टैंक उसको बैंडेज कर देती है जहां पर उसका चोट लगा था। मिस्टर बाय ने वह कॉफी पी लिया था जिससे कि उसे अजीब फील होने लगता है।
टैंक बोलती है मैंने आपका बैंडेज कर दिया है, पर फिर भी आपको आईवी का बॉटल चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका ब्लड ज़्यादा बह गया है, और बोलती है कि मैं जाकर डॉक्टर का इंतज़ाम करती हूँ। मिस्टर बाई सोचने लगता है कि मुझे अचानक से हॉट क्यों फील होने लगा, और वह जाकर टैंक को पीछे से पकड़कर रोमांस करने लगता है। प्रेजेंट में वह यही सारी चीज़ें सोच रहा था। तभी सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि हमने सीसीटीवी फुटेज ढूंढ लिया है, आपको चलना चाहिए, यहाँ पर टाइम पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मिस्टर बाय फिर वहाँ से चला जाता है तो टैंक परेशान नहीं होती बल्कि खुश होती है कि मैंने इस लाइफ में पहले ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए थे। रास्ते से जाते हुए यही सोच रही थी, थैंक गॉड मुझे इस लाइफ में मिस्टर बाय ने नहीं पहचाना, मुझे इस लाइफ में उससे दूर ही रहना है। तभी वहाँ एक लेडी रोड क्रॉस कर रही होती है तो एक डिलीवरी बॉय से उनका टक्कर हो जाता है और वह नीचे गिर जाती है। टैंक जल्दी देखकर उनके पास आती है और पूछती है कि आप ठीक हैं। उस लेडी के हाथ पर स्क्रैच लग गया था तो टैंक अपने पास से बैंडेज निकालकर उनका पट्टी कर देती है। वह लेडी उसे थैंक यू बोलती हैं। बाद में हम देखते हैं वह घर आ गई थी। तभी वहाँ मिस्टर बाय आता है, जिसे देखकर जल्दी से वह उसके पास आकर बोलने लगती हैं, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, मुझे तुम्हें ठीक से देखना है। पर मिस्टर बाय बोलता है कि मुझे टच मत करना, और याद करने लगता है कि कैसे जब वह छोटा था तो उसने अपनी मॉम को रिक्वेस्ट की थी छोड़कर न जाने के लिए, पर फिर भी उसकी मॉम हार्टलेस बनकर उसे छोड़कर चली गई थी। प्रेजेंट में उसकी मॉम उसे माफ़ी मांगने लगती हैं कि मुझे पता है मैं गलत थी, पर क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो, अब तुम 22 ईयर्स के हो गए हो। मिस्टर बाय उनका हाथ हटाता है तो मॉम को पेन फील होने लगता है। मिस्टर बाय उनके हाथ की तरफ देखता है तो उसे वह बैंडेज देखकर उसी वुमन की याद आती है जिसने उसका बैंडेज किया था। वह बैंडेज बांधने का तरीका बिल्कुल ही सेम था, और वह अपनी मॉम से पूछता है कि ये बैंडेज आपको किसने किया है, घर पर देखते हैं। टैंक का ब्रदर काम से वापस आ गया था तो वह टैंक को आवाज़ लगाने लगता है। टैंक बाहर आती है और अपने ब्रदर को देखकर फ्लैशबैक का सीन याद करने लगती है। पास्ट लाइफ में उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी और वह हॉस्पिटल में काफ़ी रोते हुए बोल रही थी कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और पूरी लाइफ मेरा साथ दोगे, पर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। मिस्टर बाय वहीं पर था और उसे बोलता है, हम डेथ को टाल नहीं सकते हैं, अब तुम्हारा ब्रदर इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हें इसे शांति से जाने देना चाहिए। टैंक को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वह उसे बोलती है कि तुम घटिया इंसान हो, तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया, और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है, मैं तुम्हें इस लाइफ में कभी माफ़ नहीं करूँगी। प्रेजेंट में वह काफ़ी इमोशनल हो गई थी अपने ब्रदर को देखकर, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसकी डेथ हो गई थी। ब्रदर बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रही हो। वह बोलती है कि कुछ नहीं, आप काम से आने के बाद थक गए होंगे तो देखिए मैंने आपके लिए चिकन बनाया है। ब्रदर बोलता है कि हाँ, खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है। टैंक बोलती है कि आपको अब अपना काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत मेहनत होती है, आपको काम करने के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है, आपको आसपास में ही कोई नॉर्मल जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। उसका ब्रदर बोलता है, तुम थोड़ा वेट करो, जब मैं दहेज के पैसे इकट्ठा कर लूँगा उसके बाद मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगा। टैंक बोलती है कि मुझे अभी मैरिज नहीं करना है, तो आप इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। उसका ब्रदर कहता है, फिर क्या। तभी टैंक के पास कॉल आ जाता है, फिर देखते हैं। वह जल्दी से आकर मॉम से बोलती है कि आप ठीक तो हैं, कॉल पर आपने बोला था कि आपका चोट प्रॉब्लम कर रहा है। मॉम कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं ऐसे बुलाऊंगी तो तुम नहीं आओगी, तो मैंने अपने चोट का बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मेरा सन तुमसे मिलना चाहता था, उसे जब पता चला कि तुमने मेरी मदद की है तो वह तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता है। तभी मिस्टर बाय आता है तो वह मुझसे कहती हैं कि आओ जल्दी से, यही वह लड़की है। टैंक उसे देखकर हैरान रह जाती है कि ये मिस्टर बाय की मॉम है, पर पास्ट लाइफ में तो मिस्टर बाय ने बोला था उसकी मॉम की डेथ हो गई है, अचानक से इस लाइफ में उसकी मॉम कैसे मेरे सामने प्रकट हो गई है। मिस्टर बाय आकर उसे थैंक यू बोलता है कि मेरी मॉम की मदद करने के लिए टैंक अपने पास से चश्मा लगा लेती है ताकि वह उसे पहचान न सके, और सोच रही थी कि इसने मुझे मास्क में देखा है तो थोड़े ना मुझे पहचानेगा, और अपनी आवाज़ के साथ साथ बोलने के तरीके को भी बदल कर कहती है कि कोई बात नहीं, यह तो मेरा काम है, पर अब आंटी ठीक है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। मिस्टर बाय उसका हाथ पकड़ लेता है तो टैंक सोचने लगती है कि क्या इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मिस्टर बाय बोलता है कि तुमने जो बैंडेज किया है उसको बांधने का तरीका बहुत ही यूनिक लग रहा है। टैंक बोलती है कि इसे तो बस मैंने ऑनलाइन से सीखा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर बाय बोलता है,
लेकिन कुछ दिन पहले जिस वुमन ने मेरी जान बचाई थी, उसके बैंडेज बांधने का तरीका बिल्कुल ही तुम्हारे बैंडेज बांधने के तरीके से सेम मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह वुमन तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई थी? वह बोलती है कि मैं कैसे वह वुमन हो सकती हूँ, हम तो अभी मिल रहे हैं। पहली बार मिस्टर बाई बोलता है कि अचानक से तुम्हारा बात करने का टोन क्यों बदल गया। टैंक को ध्यान में आता है और वह पछताने लगती है कि मैंने अपनी टोन को अचानक से क्यों चेंज कर दिया। घबराने की वजह से मॉम बोलती हैं कि अब तुम लोग साथ में बैठकर खाना खा लो, और वहाँ से डिशेस लेने चली जाती हैं। टैंक मिस्टर बाई से बोलती है कि आंटी अब चली गई हैं और वह ठीक भी हैं, मैं बस उन्हें देखने आई थी, तो अब मैं चलती हूँ। मिस्टर बाय उसे बोलता है, तुमने तो मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। अगर मेरी मॉम इसके बारे में पूछेंगी तो मैं क्या बोलूँगा। वह अपना नाम गलत बता देती है और बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए। तभी वहाँ मॉम आती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि वह वुमन कहाँ चली गई। फिर मिस्टर बाय से कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ, मुझे वह पसंद है, अगर ऐसा है तो तुम बोलो, मैं इसके बारे में उससे बात करूंगी। वैसे मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता लगा ली है। वह हॉस्पिटल में काम करती है, वहाँ की नर्स है और उसका नाम टैंक है। ये नाम सुनकर मिस्टर बाय सोचने लगता है कि उस टाइम जो नर्स थी जिस पर मुझे शक हुआ था, उसका भी नाम सेम ही था, और सोचता है कि आखिर वह मुझसे छुपाना क्या चाहती है। बाद में मिस्टर बाय जिम कर रहा होता है, तभी उसके पास कॉल आता है और बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज ठीक कर दी गई है। वह बोलता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इधर टैंक हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। उसके पास दूसरी स्टाफ आकर बताती हैं, तुम्हें ये सामान एक जगह पर जाकर डिलीवर करना है। वह बोलती है, पर मुझे ये क्यों करना है, मैं अभी अपना काम कर रही हूँ। स्टाफ बताती है कि अगर तुम ओवर टाइम करोगी तो तुम्हें इसके बदले 3 गुना पे किया जाएगा। टैंक यह सुनकर खुश हो जाती है और वह सामान डिलीवर करने के लिए मान भी जाती है, पर वह इस लोकेशन पर आती है तो वहाँ पर मिस्टर बाई को बैठा हुआ देखती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि यह सामान इसके पास ही डिलीवर करने के लिए बोला गया था। मिस्टर बाई बोलता है कि तुमने तो अपना नाम मुझे फेक बताया था, पर तुम्हारा रियल नाम तो टैंक है ना, और तुम एक हॉस्पिटल में नर्स हो, फिर तुमने झूठ क्यों बोला था। टैंक जल्दी से सामान रखकर बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वरना डीन मुझ पर गुस्सा करेंगे। मिस्टर बाय उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम इस सामान को देखना नहीं चाहती हो। वह कहती है कि मुझे इसे देखने की क्यों ज़रूरत है। मिस्टर बाय बोलता है कि सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिया गया है, जिसे सुनकर वह काफ़ी हैरान होती है। बाद में देखते हैं मिस्टर बाय बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। वह जल्दी से बहाना बनाकर जाने की कोशिश करती है तो मिस्टर बाय उसे वहीं पर बैठा देता है, यह बोलते हुए कि तुमने उस नाइट विमेन की आवाज़ सुनी थी ना, तुम मुझे हेल्प करो, फाइंड करने में क्या हुआ। आवाज़ सेम थी जो अभी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देगी और फिर सुनाई भी देगी। टैंक तो बहुत बुरी तरह फंस गई थी। फिर सीसीटीवी प्ले होता है और हम उसमें देखते हैं उस टाइम कोई और वुमन वार्ड में गई थी। मिस्टर बाय तो हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है, उसका शक तो टैंक पर था, पर यहाँ पर कोई और ही वुमन नज़र आ रही है। टैंक सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने सीसीटीवी फुटेज में किसी और वुमन को एआई की मदद से रिप्लेस कर दिया था, तब डिलीट किया था, और मिस्टर बाय से बोलती है कि यह तो शॉर्ट हेयर वाली वुमन निकली। अच्छा है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। घर पर आती है तो वह अपने ब्रदर को फर्श पर गिरा हुआ देखती है और उसकी नोज से ब्लीडिंग हुई थी। टैंक घबरा जाती है और उसे आवाज़ लगाने लगती है। बाद में हम देखते हैं हॉस्पिटल में वह परेशान हो रही होती है। तभी बाहर डॉक्टर आते हैं। टैंक पूछती है कि मेरे ब्रदर को क्या हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे ब्रदर को ल्यूकीमिया नाम की बीमारी हुई है। तुम्हें तो पता ही है ना, इस बीमारी में कितना खर्च आएगा, लगभग 1 मिलियन पैसे चाहिए। टैंक सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। फिर वह अपने ब्रदर को देखने आती है तो उसका ब्रदर बोलता है कि मेरी कंडीशन के बारे में मुझे पता चल गया है, तुम मुझे छोड़ दो। तो वह बोलती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। ब्रदर बोलता है, पर हमारे पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, खर्च लाखों से ज़्यादा आने वाला है। वह बोलती है कि इसकी चिंता आप मत करिए, मैं पैसे अरेंज ज़रूर कर लूँगी। आपने ही तो मेरा बचपन से ध्यान रखा है, वरना मैं भूखे मर जाती। मेरे अंकल आंटी ने भी मुझे साथ जाने से मना कर दिया था। उस टाइम आपने मेरा साथ दिया था, मैं आपको अकेला इस बार नहीं छोड़ूंगी। और वह यही सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में तो ब्रदर को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी, बल्कि उसे मिस्टर बाय ने मार दिया था। इस लाइफ में चीज़ें क्यों चेंज हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर बाय ने मेरे ब्रदर को ना मारा हो और उसे बीमारी हो पास्ट लाइफ में भी।
फिर हम देखते हैं वह घर पर आकर अपने सभी ज्वेलरी को सेल करने के लिए पिक्चर्स क्लिक करने लगती है कि मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ हेल्प कर सकती है। कंपनी में मिस्टर बाई काम कर रहा था, तभी उसका सिक्योरिटी आता है और बताता है हमें इस पिंक ईयरिंग के बारे में पता चला है। अभी अभी एक पोस्ट ऑनलाइन हुआ है जिसमें हमें इस पिंक ईयरिंग का एक जोड़ा देखने को मिल रहा है। इसे किसी टैंक नाम की वुमन ने पोस्ट किया है सेल करने के लिए, और ये बिल्कुल वैसा ही ईयरिंग है जो हॉस्पिटल में हमें मिला था। मिस्टर बाई भी उस ईयरिंग को देखता है और वह काफ़ी मिलता जुलता लग रहा था हॉस्पिटल में। टैंक को देखते हैं जो कि सभी पार्ट टाइम के पोस्टर्स को देख रही थी जो जॉब के लिए होते हैं। वह कैलकुलेट कर रही थी कि मुझे कितना घंटा पार्ट टाइम करना पड़ेगा तो मैं इतने पैसे जुटा पाऊंगी, और फिर भी उसे काफ़ी कम पैसे मिल रहे थे। तभी उसके पास मैसेज आता है जिसमें वही पिंक ईयरिंग को बाय करने के बारे में बात कर रहे थे। टैंक उन्हें बोलती है कि मैं इसे आपको 99 में दे दूंगी, क्योंकि इसमें कहाँ एक जोड़ा खो गया है और ये ट्यूसडे को ही खोया था मिस्टर बाय। ये डेट मैसेज में देखता है तो उसे लगता है यह तो वही वाला दिन है जिस दिन मुझे चोट लगी थी, और वह मैसेज में लिखता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो, मैं आकर खुद ले लूँगा। टैंक बोलती है कि मैं अभी काम के लिए जा रही हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको इसे घर पर डिलीवरी करवा सकती हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं। फिर मिस्टर बाय अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसे बाय कर लो और इसको मेरी डिटेल्स मत बताना, और एड्रेस सेंड कर देने के लिए बोलता है। साथ ही उसका फ़ोन नंबर भी मांग रहा था। टैंक को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर के पास होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने अपना एक डायमंड का ईयरिंग सेल कर दिया है, पर सामने वाला परेशान होकर मुझसे महंगे दाम में बाय कर रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे क्या करना है, वह बेवकूफ़ इंसान को मैंने ईयरिंग दे दिया। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, पैसे मैं अरेंज कर लूँगी। उसका ब्रदर बोलता है कि ये तो अच्छा हुआ, तुम्हारे ईयरिंग के अच्छे प्राइस मिल गए। तभी उसके पास मैसेज आता है तो वह जल्दी से बोलती है कि टाइम हो गया है, मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है, और वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। उसके ब्रदर को देखकर साफ तौर पर लग रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी सिस्टर इतनी ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है उसकी वजह से। सेक्रेटरी जल्दी से मिस्टर बाई के पास वह ईयरिंग लाता है और बताता है कि हमें यह मिल चुका है। मिस्टर बाई जब उन दोनों ईयरिंग को मैच करता है तो वह बिल्कुल सेम थे। सेक्रेटरी बोलता है कि यंग मास्टर, इसका मतलब वह वही वुमन है जो उस नाइट आपके साथ थी, हमें उसका पता चल गया है। तो मिस्टर बाई बोलता है कि तुम्हें उसका एड्रेस पता चला। सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं, तो मिस्टर बाई बोलता है तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर तो होगा। सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ। मिस्टर बाई बोलता है कि फिर फ़ोन नंबर की मदद से लोकेशन का पता करो। फिर वह घर आता है तो मॉम उसे देखकर बोलती हैं कि तुम आ गए हो, मैंने तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर किया है, जल्दी आओ और इन सभी चीज़ों को खाकर बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे पता था जब तुम छोटे थे तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना तुम्हें बहुत पसंद था। मिस्टर बाय फ्लैशबैक में याद करता है कि जब वह छोटा था तो उसे यह सभी खाने पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी मॉम के हाथ का बना हुआ खाना खाने की। पर उसकी डैड गुस्से से बोलते हैं कि तुम अभी भी अपनी मॉम के हाथ का बना हुआ खाना खाने की डिमांड कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, वह तुम्हें छोड़कर चली गई है, इसका मतलब वह तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। और जो इंसान हमें प्यार नहीं करता है उसको अपनी यादों से मिटाने के लिए हमें उस इंसान की ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। क्या तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेजेंट में मॉम उसे बोलती हैं, मुझे पता है जब तुम मैरिज करोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही खुशहाल होगी और तुम्हारी वाइफ ऐसे ही तुम्हारे लिए खाना बनाया करेगी, पर तुम अपने डैड की तरह मत बनना जिससे सिर्फ चाइल्ड को बर्थ कराने से मतलब होता है। मिस्टर बाय कहता है कि मैं डैड की तरह तो नहीं बनना चाहता हूँ, पर वह आपकी तरह मुझे छोड़कर नहीं चले गए थे। यह सुनकर मॉम फिर उदास हो जाती हैं। मिस्टर बाय रूम में आकर ड्रिंक कर रहा था और यही सोच रहा था कि सब मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी का कॉल आता है और बताता है कि हमें लोकेशन का पता चल गया है। वह किसी हॉस्पिटल का लोकेशन था। मिस्टर बाय बोलता है कि ठीक है, हम वहीं पर चलते हैं। इधर टैंक अपने ब्रदर को वार्ड से बाहर लाई थी और बैठाती है और बोलती है कि मैं आपका मेडिसिन लेने जाती हूँ, फिर हम साथ में खाने चलेंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर बाय भी पहुँच गया था। सेक्रेटरी बताता है कि फ़ोन की लोकेशन यहीं आसपास बता रही है। मिस्टर बाय फिर कॉल लगाने लगता है। टैंक अपना मेडिसिन ले रही थी, तभी उसके पास कॉल आता है। मिस्टर बाय हॉस्पिटल के सभी तरफ देख रहा था कि कौन कौन उठा रहा है। तभी उसे मेडिसिन लेते हुए एक वुमन दिखती है और उसी के पास ही कॉल किया था। वह समझ जाता है कि यही वुमन है। टैंक का ब्रदर पीछे से आवाज़ लगाता है कि क्या हो गया, तो वह पलटती है। उसका फेस मिस्टर बाय देखकर पहचान जाता है। फिर से ही सेक्रेटरी कहता है कि यह तो वही नर्स है जो हमारे घर पर आई थी।
टैंक अपने ब्रदर के पास आती है और बोलती है, हमने मेडिसिन ले लिया है और अब हमें खाने चलना चाहिए। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है, क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब इसलिए वह आपसे बच रही थी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। क्या आप उसका पीछा नहीं करने वाले हैं? वरना वह दोनों चले जाएंगे। मिस्टर बाय कहता है कि अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, पर उसके बारे में सारी डिटेल निकालो। बाद में मिस्टर बाय एक क्लब में आ रहा था, तभी सेक्रेटरी आकर बताता है, हमने जो सीसीटीवी फुटेज था उसके बारे में पता लगाया है। पता चला है उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है और उसमें जो वुमन दिख रही है उसे एआई की मदद से बदला गया। साथ ही बताता है, मुझे टैंक के बारे में सारी चीजें मिल गई हैं। वह हॉस्पिटल में ही नर्स का काम करती है और जो उसके साथ वाला पर्सन था उसका नाम लू है और वह दूसरे सिटी में काम करता है। वह दोनों एक ही साथ में रहते हैं। मिस्टर बाय बोलता है कि क्या वह दोनों ब्रदर सिस्टर हैं? सेक्रेटरी कहता है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह बोलता है कि क्यों उनके पेरेंट्स क्या एक नहीं हैं? तो वह हाँ बोलता है और बताता है, टैंक के पेरेंट्स का जब वह 6 ईयर की थी तभी डिवोर्स हो गया था, जिस वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेने को रेडी नहीं था। मिस्टर बाय बोलता है, इसका मतलब क्या टैंक को लू के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था? तो वह हाँ बोलता है, पर बाद में मिस्टर लू के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिससे उन दोनों को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही उठानी पड़ी। हालांकि दोनों का बॉन्ड काफ़ी गहरा लगता है और ऐसा लगता है जैसे वह ब्रदर सिस्टर से भी बढ़कर हैं। सेक्रेटरी और भी बताता है कि हमें हॉस्पिटल से पता चला है उसका ब्रदर को एक बीमारी हो गई है, ल्यूकीमिया। डॉक्टर्स ने बताया है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलियन पैसे चाहिए, पर टैंक के पास पैसे नहीं हैं, तो वह पैसे इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब कर रही है। इधर टैंक को देखते हैं जो कि क्लब में एक वेटर का काम कर रही थी और सामने वाला बंदा बोल रहा था उसे ड्रिंक करने के लिए, तो वह कहती है कि सॉरी पर मैं ड्रिंक नहीं करती। तभी वहाँ मिस्टर बाय भी आ जाता है और बाहर से ही सब कुछ देखने लगता है। इधर वह पर्सन बोलता है कि अगर तुम एक ग्लास का ड्रिंक करोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें 100 युएन दूंगा, और पैसे उसकी तरफ फेंक देता है। टैंक सोचने लगती है कि मेरे ब्रदर की ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो फिलहाल मुझे ऐसा करना ही होगा, और वह सारे पैसों को उठाते हुए सोचने लगती है कि मुझे यह ह्यूमिलिएशन भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मिस्टर बाय आकर उसे उठाता है। फ्रेंड बोलता है कि तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वैसे क्या तुम इस वुमन को जानते हो? पर टैंक जल्दी से मना कर देती है कि मैं इन्हें नहीं जानती। मिस्टर बाय सोचता है कि इतनी बुरी सिचुएशन में भी है, फिर भी मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती है। खैर, जब यह मुझे पहचानने से मना कर रही है तो मैं क्यों इसे पहचानने की ट्राई करूं? और वह भी इग्नोर कर देता है और जाकर बैठते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे लगा ये वही वुमन है जिसने मेरी जान बचाई थी। फ्रेंड पूछता है, फिर तुम्हें उस वुमन के बारे में पता चला या नहीं? वैसे तुम अपना फर्स्ट टाइम देते टाइम कैसा फील हुआ था? ये सारी बातें टैंक भी सुन रही होती है और सोचती है क्या इसका फर्स्ट टाइम था। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि यंग मास्टर तो किसी वुमन के साथ लाइफ में एक बार नाइट स्पेंड करता है, तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? मिस्टर बाय बोलता है, हाँ, मैंने सोचा है उस वुमन को फाइंड करके उसे 10 मिलियन देने का, साथ ही मैं उससे मैरिज भी करना चाहता हूँ। टैंक सोचती है कि 10 मिलियन, इससे तो मेरे ब्रदर का आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है, पर फिर फ्लैशबैक की बातें याद करने लगती है जो उसके साथ पास्ट में हुई थी। मिस्टर बाय उसके क्लोज आ रहा था। वह कहती है, मुझे अभी ठीक फील नहीं हो रहा है। मिस्टर बाय कहता है, तुम मुझसे बचकर जाने का बहाना कर रही हो। टैंक जाने का ट्राई कर रही थी तो वह उसका पैर पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है। टैंक बोलती है, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। मिस्टर बाय कहता है, मैंने तुम्हें 10 मिलियन देकर बाय किया है, तो मैं जो भी करूँगा कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए, और उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगता है। प्रेजेंट में वह यह सब सोचकर डरने लगती है कि नहीं नहीं, मैं 10 मिलियन के लिए खुद को उससे गड्ढे में नहीं धकेलना चाहती। फिर से मिस्टर बाय देखता है कि उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वह काफ़ी गुस्सा करने लगता है। टैंक बोलती है, मैंने अपना काम कर दिया है तो आप लोगों को अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। फ्रेंड बोलता है, रुको, तुम ये अपने पैसे लेकर जाओ। टैंक फिर उन फेंके गए पैसों को उठाने लगती है। मिस्टर बाय सोचता है कि इस तरह से बेइज्जत किए गए पैसों को लेने के लिए रेडी है, पर मैं उसे 10 मिलियन दे रहा हूँ, वह नहीं लेकर यह 100 युएन पैसे लेने के लिए रेडी है जो उसे किसी और से मिल रहे हैं। क्या मैं उसे उस नाइट इतना ज़्यादा घटिया लग रहा था कि अब उसे मेरे दिए हुए पैसे भी नहीं चाहिए। टैंक अपने पैसे सारे इकट्ठा करके बोलती है कि मैं अब चलती हूँ, लेकिन मिस्टर बाय उसे रोकते हुए कहता है, अगर मैं जो तुम्हें बोलूँगा वह करोगी तो इस कार्ड में 1 मिलियन है और यह तुम्हारा हो जाएगा।
टैंक सोचती है, इस पैसे से तो मैं अपने ब्रदर का इलाज आराम से करा पाऊंगी। पूछती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मिस्टर बाई बोलता है कि तुम नर्स लोग किस काम को अच्छे तरीके से कर पाती हो। वह बोलती है कि अगर आपको ट्रीटमेंट कराना हो तो मैं अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। मिस्टर बाई बोलता है, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग सीपीआर पेशेंट को कैसे देते हो फ्रेंड। तो हंसते हुए बोलता है कि तुम इसे इनडायरेक्टली किस करने के लिए बोल रहे हो। कोई बात नहीं, हम भी यहीं पर हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं ये वुमन तुम्हें कैसे किस करती है। टैंक सोचती है कि यह तो बस किस करने के लिए ही तो बोल रहा है मुझे, इससे पीछा छुड़ाने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता है और घर जाकर मैं अच्छे से ब्रश कर लूंगी और आगे बढ़ने लगती है। मिस्टर बाय को लगता है कि वह उसके साथ सीपीआर का प्रैक्टिस करेगी, पर वह तो उसके फ्रेंड के पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। मिस्टर बाय उसे अपने पास खींच लेता है। फ्रेंड भी बोलता है कि मैं तो डर ही गया था, ये तुम्हें छोड़कर मुझ पर क्यों अटैक करने आई थी। मिस्टर बाय उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दे रहा हूँ ताकि तुम किसी और के साथ प्रैक्टिस करो, बल्कि मैं खुद देखना चाहता हूँ। टैंक सोचती है कि छोड़ो, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ऐसा मानूंगी कि किसी डॉग को किस कर लिया और उसके क्लोज जाने लगती है। लेकिन अचानक से उसका माइंड चेंज होता है और वह पीछे हटकर बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, और जल्दी से भाग जाती है। फ्रेंड बोलता है कि इसे अचानक से क्या हो गया, कहीं तुमने इसे डरा तो नहीं दिया। मिस्टर बाय बोलता है कि मुझे खुद भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। फ्रेंड बोलता है कि तुम सच में क्या इतनी डरावनी हो कि वह तुमसे डरकर भाग गई। टैंक बाहर आती है तो देखती है उसका मैनेजर कुछ अनाउंस कर रहा था लॉटरी के बारे में, और जो जीतेगा उसे 2 मिलियन मिलने वाले हैं टैंक को। तो ये ऑफर बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वह जल्दी से लाइन में लग जाती है। मैनेजर फिर लकी विनर को अनाउंस करते हैं और ये सारी वेटर्स होती हैं जो उसी में काम कर रही थीं। वह टैंक का नाम लेते हैं। टैंक तो बहुत खुश हो जाती है कि अब उसे 2 मिलियन मिलने वाले हैं। मैनेजर बताता है कि तुमको इसके लिए टास्क को पूरा करना पड़ेगा। जब तुम टास्क को पूरा कर दोगी तो तुम्हें 2 मिलियन पैसे रिसीव हो जाएंगे। वह पूछती है कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। मैनेजर बताता है कि इसके लिए तो तुम्हें 14 दिनों तक हमारी सीक्रेट क्लाइंट के साथ कपल की तरह रहना पड़ेगा। अगर तुम ये काम पूरा कर लेती हो तो तुम्हें 2 मिलियन पैसे मिल जाएंगे। टैंक थोड़ा सोचने लगती है। तभी मैनेजर वहां पर अपनी क्लाइंट को बुलाता है और यह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बाय ही था। उसे देखकर टैंक तो और ज्यादा हैरान होती है। मैनेजर बोलते हैं कि तुम इनके साथ जाना चाहिए। मिस्टर बाय बोलता है कि तुम मेरे हाउस चलोगी या फिर मैं तुम्हारे हाउस चलूं। वह बोलती है कि इसका मतलब क्या, अभी तो मैंने हाँ नहीं किया है, और बोलती है कि मैं यह काम नहीं करना चाहती हूँ। तभी उसके पास कॉल आता है तो आकर कॉल अटेंड करती है, जहाँ पर डॉक्टर बता रहे थे कि तुम्हारे ब्रदर को ल्यूकीमिया की सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें 1 मिलियन पैसे जल्द से जल्द इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना तुम्हें पता है ना तुम्हारे ब्रदर की कंडीशन और ज़्यादा खराब होगी। तो वह बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, पैसों का इंतज़ाम मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगी। इधर मिस्टर बाय बोलता है कि अगर वह रेडी नहीं है तो फिर किसी और गर्ल को देखने के लिए टैंक जल्दी से आती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मैं रेडी हूँ इस काम को करने के लिए, पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि टास्क पूरा हो जाने के बाद तुम मुझे 2 मिलियन पैसे दे दोगे। मैनेजर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे यंग मास्टर अपनी जुबान के पक्के हैं, वह कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही तुम्हारे पैसे रखेंगे। तुम्हें बस इनके साथ 14 दिनों तक रहना है और एक कपल जैसे सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे। टैंक बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ, पर तुम्हारे घर पर ही चलेंगे। हम वह दोनों फिर घर आते हैं। मिस्टर बाय उसे पेपर देता है और बोलता है कि इसमें सारी चीजें तुम्हें फिल करनी पड़ेगी, यही तुम्हारा पहला टास्क होगा और इसमें कपल को एक दूसरे के बारे में सारी चीजें जाननी हैं। टैंक फिर उसे देखने लगती है और सोचती है कि इसमें क्यों अजीब अजीब से क्वेश्चन हैं। पहला भरती है कि मुझे एक पागल इंसान नहीं चाहिए, दूसरे में भरती है कि वह मेंटली रूप से स्टेबल होना चाहिए, साथ ही में इमोशनली रूप से भी मिस्टर बाय को वह मिलता है। तो आकर उसे पूछने लगता है क्या तुम्हें इस टाइप के पर्सन पसंद हैं। तो वह हाँ बोलती है और कहती है कि तुम्हें भी अपना फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए, अगर टास्क पूरा नहीं होगा तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। वह कहता है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या बोलूं। टैंक बोलती है कि इसमें वही भरना है जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें किस टाइप की विमेन में इंटरेस्ट रहता है, उसके बारे में तुम्हें सारी चीज़ें भरनी हैं। साथ ही में वह एग्जाम्पल भी बोलने लगती है, हॉट, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, इन सब चीज़ों को तुम्हें भर देना चाहिए। पर वह बोलता है मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। टैंक सोचती है पास्ट लाइफ में तो यह मुझे कैद करके रखता था,
कहीं इसे उसी टाइप की विमेन में इंटरेस्ट तो नहीं है जो इसके साथ पिंजरे में बंद होकर रहे। और वह बोलती है कि तुम्हें कहीं इस टाइप की विमेन तो पसंद नहीं है जिसे तुम पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हो और वह हमेशा तुम्हारे साथ में रहे, साथ में कोई भी क्वेश्चन या सवाल ना करे। मिस्टर बाय बोलता है कि क्या सच में मुझे इस टाइप की विमेन पसंद आएंगे। वह बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम एक बार सोच के तो देखो और तुम्हें यही चीज़ इसमें फिल करनी चाहिए। मिस्टर बाय उसके क्लोज होते हुए कहता है, फिर क्या तुम मेरे साथ उस तरीके से रहना चाहोगी। टैंक तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से बोलती है कि मैं अपने रूम को देखने जा रही हूँ और मुझे अपना सामान भी अनपैक करना है। फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में उसके पास उस फॉर्म फिलअप का फोटो आता है तो वह देखती है, उसमें मिस्टर बाई ने भरा हुआ था, एक ऐसी विमेन जो कभी मुझे छोड़कर ना जाए। टैंक सोचती है कि इसने ऐसा आंसर क्यों लिखा है पिछली लाइफ में, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। कहीं इस लाइफ में इसने अपने थॉट चेंज करने के लिए तो नहीं सोचा है। वह नीचे आती है तो वहाँ पर मेड होती है जिससे वह पूछती है क्या मिस्टर बाय के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेड हाँ बोलती है और बता देती है कि यंग मास्टर को बचपन से ही पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला है। जब वह छोटे थे तभी उनकी मॉम भी उन्हें छोड़कर चली गई और उसके डैडी बचे थे, पर उनकी भी डेथ हो गई। अब बहुत दिन बाद उसकी मॉम वापस आई है, इसलिए यंग मास्टर उन्हें एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। उनकी मॉम के जाने के बाद यंग मास्टर के डैड ने सारा ब्लेम उन पर ही लगा दिया था और कभी अच्छा उन्हें ट्रीट नहीं किया। एक्चुअली ओल्ड लेडी जब घर से गई थी तो उन्होंने बहाना बनाया था यंग मास्टर के बर्थडे का, इसलिए मिस्टर बाय के डैड उसके लिए केक बाय करने चले गए थे। पर जब वह वापस आए तब तक वह वुमन जा चुकी थी। तब से उन्होंने छोटी सी गलती पर भी यंग मास्टर को कैद करके रखना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए वह इतने हार्टलेस हो गए हैं। टैंक यह सब सुनकर फ्लैशबैक का सीन याद करने लगती है कि उसे कैसे मिस्टर बाय भी कैद करके रखता था। जब भी वह भागने का ट्राई करती थी प्रेजेंट में वह सोचती है तो यह सब उसने अपने डैड से सीखा था। मेड बताती है कि यंग मास्टर तब से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। टैंक कहती है पर मिस्टर बाय तो काफ़ी रिच है, उसके पास पैसे नहीं हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मेड कहती है बात पैसों की नहीं है, जिस दिन उसकी मॉम छोड़कर गई थी उस दिन उनका बर्थडे था और वह अपने बर्थडे के दिन ही इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि जब भी उनका बर्थडे आता है वह इस बात को भूल नहीं पाते हैं। टैंक यह भी याद करने लगती है कि पास्ट लाइफ में कैसे वह जब भागने की कोशिश कर रही थी तभी मिस्टर बाय वहां पहुंच गया था और बोलता है कि तुमने कहा था तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो और इस बहाने तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। टैंक उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर आभारी रहूंगी। पर मिस्टर बाय काफ़ी गुस्सा हो गया था कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया लेकिन तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ दिया है। तो टैंक गुस्से से कहती है कि मुझे जितनी बार टाइम मिलेगा मैं भागने की ही कोशिश करूंगी। प्रेजेंट में वह यही सोचती है। तभी तो उस दिन वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मैंने जैसा सोचा था वह इतना भी बुरा नहीं है, बस उसकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल गई है, इसीलिए वह ऐसा बिहेव करने लगा था। मिस्टर बाय के पास मैनेजर का मैसेज आता है और वह बोलता है कि अगला टास्क मैंने रखा है दोनों कपल को किस करने के लिए। मैंने सुना है कि मैन का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट नेक होता है, तो मैंने टैंक से बोल दिया है कि उसे तुम्हारे नेक पर किस करना पड़ेगा और उसकी फ़ोटो भी सेंड करनी पड़ेगी। मिस्टर बाय सोचता है कि वह ऐसा कभी करेगी, मुझे तो नहीं लगता है। इधर हम टैंक को देखते हैं जो कि यह टास्क देखकर सोचने लगती है कि मैं उसके नेक पर किस करने से अच्छा मरना पसंद करूंगी और सोचती है कि अपने हाथ का ही मैं किस लेकर भेज दूंगी तो थोड़ी ना उन्हें पता चलेगा। पर जब वह फोटो खींचती है तो उसमें उसका हाथ पतला दिख रहा था, जिससे वह सोचती है कि किसी का नेक इतना पतला कैसे हो सकता है। इससे उन्हें पूरा डाउट हो जाएगा, मुझे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। इधर मिस्टर बाय को देखते हैं जो कि बाथरूम में अपने नेक की शेविंग कर रहा था और साथ में ही परफ्यूम भी लगा रहा था क्लीनिंग करने के लिए, ताकि जब टैंक उसे किस करे तो उसे प्रॉब्लम ना हो। जब वह रूम में आता है तो देखता है टैंक अपने पैरों को किस करने की कोशिश कर रही है। वह बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। टैंक कहती है कि जल्दी आओ और इसमें मेरी मदद करो। अगला टास्क हमें किस करने का मिला है। मिस्टर बाय तो उसकी हरकतों को देखकर काफ़ी परेशान होने लगता है और बोलता है कि ठीक है मैं क्लिक कर रहा हूँ, जल्दी करो। जैसे ही वह ट्राई करती है तो उसके पैर उसके फेस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और वह नीचे गिरने लगती है बेड से। तो मिस्टर बाय जल्दी से उसे होल्ड करने लगता है, जिससे वह अचानक से मिस्टर बाय के नेक पर किस कर लेती है और जल्दी से दूर होकर सोचने लगती है कि यह मैंने क्या कर दिया है। मिस्टर बाय बोलता है कि 8 बजने वाले हैं, टास्क जल्दी पूरा करना पड़ेगा और तुम देख कर आ रही हो, उस तरीके से तुम कभी नहीं पूरा कर पाओगी, तो आकर जल्दी से मेरे नेक पर किस करो। टैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है,
इसीलिए वह आकर मिस्टर बाय के नेक पर किस करती है। मिस्टर बाय बोलता है कि इतनी जल्दी करने से नहीं होगा, अभी तो मैं फोटो भी नहीं ले पाया हूँ। फिर उसे दोबारा से मिस्टर बाय के नेक पर किस करना पड़ता है और मिस्टर बाय टाइम लगा रहा था, तो वह सोचती है कि कितने टाइम में तो पिक्चर्स ले लेनी चाहिए। जानबूझकर ये ऐसा कर रहा है, इसलिए उसके नेक पर ही जोर से बाइट कर लेती है। मिस्टर बाय बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वह कहती है कि मुझसे गलती से हो गया। मिस्टर बाय उसे फ़ोन देते हुए कहता है कि मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं, तुम अब भेज सकती हो। वह देखती है कि मिस्टर बाय ने फ़ोटो बहुत अच्छी क्लिक की थी। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, इसलिए वह जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागती है। मिस्टर बाय देखता है तो वह भी उसके पीछे आने लगता है। टैंक हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछने लगती है कि मेरे ब्रदर की कंडीशन कैसी है, तो वह बोलते हैं कि इसकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी और तुम्हें पैसे जमा करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल का रूल तो तुम्हें पता ही होगा। अभी तो टैंक के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया था, तो पहले तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो वह डॉक्टर के सामने नील डाउन होकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरे भाई की ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, मैं सर्जरी स्टार्ट करता हूँ, तुम पैसे का अरेंज करो। ये सब मिस्टर बाय भी बाहर से देख रहा था, लेकिन वह अंदर नहीं जाता है। टैंक मिस्टर बाय के पास आती है और उसे बोलती है कि क्या 2 मिलियन में से मैं कुछ पैसे अभी ले सकती हूँ, पर मिस्टर बाय बोलता है कि जब तक टास्क पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते हैं। वह बोलती है कि फिर क्या तुम मुझे 3,000 रुपये उधार दे सकते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जैसे ही मुझे 2 मिलियन मिलेंगे मैं तुम्हें 3,000 वापस कर दूंगी। वह बोलता है ठीक है, और उसे पैसे निकाल कर देने लगता है। टैंक देखती है कि उसके पास ऑलरेडी पैसे रखे हुए थे, तो वह पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे 3,000 की ज़रूरत पड़ेगी। वह बोलता है कि मुझे क्यों नहीं पता चलेगा। टैंक बोलती है तो तुम्हें हॉस्पिटल से पता चला है कि मेरे ब्रदर की ट्रीटमेंट के लिए मुझे रुपये चाहिए। वह हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हें यह पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है। टैंक कहती है कि फिर मैं तुम्हारा किस तरह से थैंक यू बोल सकती हूँ। मिस्टर बाय उसे ईयरिंग दिखाते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया है, तुम उसी नाइट वाली विमेन हो। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ और तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। टैंक कहती है पर वह बस एक एक्सीडेंट था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे बीच तो फीलिंग्स नहीं है, फिर हम एक दूसरे से मैरिज कैसे कर सकते हैं। मिस्टर बाय कहता है मुझे किसी विमेन का फ़ायदा उठाकर उसे छोड़ देना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात रही फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स तो आ भी सकती हैं, मैरिज के बाद भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे ब्रदर का अच्छे से ट्रीटमेंट हो? बस अपने ईगो की वजह से तुम अपने ब्रदर को ऐसे ही छोड़ दोगी। मरने के लिए तुम मुझसे मैरिज कर लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे ब्रदर को कुछ भी नहीं होगा और उसे मैं अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाऊंगा, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टैंक कहती है पर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो हम मैरिज कैसे कर सकते हैं। मिस्टर बाय बोलता है पर हम एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर सकते हैं। वह कहती है क्योंकि हमारे बीच प्यार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मिस्टर बाय बोलता है जब हम साथ रहेंगे तो हमारे बीच ऑटोमेटिक प्यार आ जाएगा, और तुम अपने ब्रदर के साथ भी तो 17 साल से रहती हो, तो क्या तुम उससे प्यार नहीं करती हो। वह कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, वह मेरा ब्रदर है। मिस्टर बाय कहता है हाँ, पर वह तुम्हारा रियल ब्रदर तो नहीं है ना। फिर भी देखो, उसके साथ रहने से ही तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं और तुम उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती हो, इसलिए तो बुरे वक्त में भी तुम उसका साथ दे रही हो और छोड़ना नहीं चाहती। मिस्टर बाय बोलता है मुझे भी एक ऐसी विमेन चाहिए जो मुझे छोड़कर ना जाए, और देखो तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वह कहती है कि अगर तुम्हें ऐसी विमेन चाहिए जो कभी तुम्हें छोड़कर ना जाए, तो तुम्हारे आसपास तो बहुत सारी विमेन हैं, तुम उनको चूज कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ही तुम्हारे साथ रहूं। मिस्टर बाय कहता है कि वह सब सिर्फ पैसों के पीछे पड़ी हैं, पर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। वह कहती है तुम्हें पता है ना मुझे किस टाइप का हस्बैंड चाहिए, वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मिस्टर बाय बोलता है कि हाँ मुझे पता है और मेरे पास वह सारी चीज़ें हैं। टैंक बोलती है चाहे कुछ भी हो, पर मैं तुमसे बिल्कुल भी मैरिज नहीं करूँगी। मिस्टर बाय कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे ब्रदर के फ्यूनरल पर 200 यूएन भेज दूंगा, और हाँ इसकी कटौती भी लास्ट में 2 मिलियन से होगी। टैंक बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। वह कहता है कि इसका सारा ब्लेम तुम पर ही जाएगा, तुम अपने ब्रदर को मरते हुए देखना चाहती हो तो ठीक है। टैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वह मान जाती है,
घर पर आकर मिस्टर बाय उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाता है। टैंक कहती है, पर हमें ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह बोलता है कि मैं मैरिज में कुछ चीज़ें फिक्स करना चाहता हूँ ताकि बाद में चलकर हमें प्रॉब्लम ना हो। टैंक कहती है कि मैं तुमसे मैरिज तभी करूँगी जब तुम मेरी बात मानोगे। तो मिस्टर बाय से बताने के लिए कहती है कि तुम मैरिज के बाद मुझ पर कभी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते हो, और हाँ, नाइट स्पेंड करने के बारे में भी तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, मैरिज में रहते हुए तो मुझे किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए, मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। मिस्टर बाय कहता है, जब तक तुम मेरे साथ मैरिज में हो तब तक तुम्हें डिवोर्स लेने का परमिशन नहीं है। ये मेरी तरफ से कंडीशन रहेगी। और तुम मेरे बारे में ये 3 चीज़ें कैसे सोच सकती हो? तुम्हें मैं इस टाइप का पर्सन लगता हूँ। टैंक जल्दी से बोलती है कि मैं यह सब चीज़ें तुम्हें पहले ही बता रही थी ताकि बाद में चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, तुम ये डिवोर्स वाला कंडीशन नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि एक बार मेरा ब्रदर ठीक हो जाए, फिर उसके बाद मैं इससे डिवोर्स ले सकती हूँ। तो वह यह कंडीशन तो कैसे मान सकती थी मिस्टर बाय? इस बार इसके लिए भी मान जाता है कि हाँ, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। अगर तुम डिवोर्स लेना चाहोगी तो तुम ले सकती हो। टैंक सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी से अग्रीमेंट पर साइन कर देती है। मिस्टर बाय उसे ले जाने लगता है तो वह पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर बाय कहता है कि तुम भूल गई हो, हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेना होगा। वह लोग सिविल ब्यूरो में आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर बाय कहता है कि तुम्हारे ब्रदर के ठीक हो जाने के बाद हम अच्छे से वेडिंग सेरेमनी रखेंगे। टैंक बोलती है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर बाय बोलता है कि क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं चाहता हूँ सबको पता चले कि मैं तुमसे मैरिड हूँ। वह बोलती है कि मुझे अपने ब्रदर को देखने जाना है, पर मिस्टर बाय बोलता है कि क्या आज हम लोगों के वेडिंग का फर्स्ट डे है और तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहती हो? तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। वह कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे, अब देखो तुम अपनी मर्जी चला रहे हो। मिस्टर बाय कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो नहीं लिखा था कि मुझे अकेले ही रहना है, और फिर उसे घर लाता है। वह बोलती है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मैंने कहा ना कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करूंगी, और तुमने भी तो मैरिज से पहले अग्री किया था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। वह बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वह कहती है कि तुम अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हो? मिस्टर बाय कहता है, क्योंकि मैं थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ चेंज करने। तो क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो? वह बोलती है कि मैं नहीं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम जाओ। मिस्टर बाय वहां से चला जाता है। टैंक सोचती है कि यह पहले की तरह तो नहीं है, लगता है चेंज हो गया। फिर वह कबर्ड में कपड़े रख रही थी, तभी मिस्टर बाय वहां पर आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वह दोनों काफी क्लोज थे, जिससे टैंक दूर होने लगती है। तो मिस्टर बाय उसे कमर से पकड़ लेता है और कहता है, आज हमारी वेडिंग नाइट है, पर तुम चिंता मत करो, तुम अगर मुझे बोलोगी तो मैं रुक जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर टैंक फिर से अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद करने लगती है, और मिस्टर बाय उस टाइम भी उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद सॉरी कहता था कि मैं कुछ ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पर नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलोगी तो मैं रुक जाऊंगा। टैंक रोते हुए कहती है कि तुम हमेशा यही बोलते हो, पर कभी तुमने यह बात नहीं मानी है। प्रेजेंट में वह यही सोचती है कि तुम बस मेरा वेट करो, जैसे ही मेरा ब्रदर ठीक हो जाता है तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। तब तक मुझे तुम्हें हैप्पी रखना पड़ेगा, वरना तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। और वह हाँ करती है। मिस्टर बाय उसे बेड पर लाकर किस करने लगता है, पर टैंक उसे आगे बढ़ने से मना कर देती है। मिस्टर बाय इस बार रुक जाता है और कहता है, जब तक तुम रेडी नहीं होगी तब तक मैं वेट करूंगा। टैंक कहती है कि हो सकता है मुझे पूरी लाइफ इस चीज़ का वेट करना पड़े। वह बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बस चाहता हूँ तुम मुझे कभी छोड़कर ना जाओ और मेरे साथ हमेशा लॉयल रहो। टैंक सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में जब इसने मुझे अपने ब्रदर के साथ देखा था तो मेरे हाथ को धोने के लिए ले गया था और बोल रहा था कि तुम अपने ब्रदर के साथ रिलेशन रख रही हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? टैंक कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मिस्टर बाय उसे कहता है कि अगली बार से तो मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हारी हर कंडीशन को तोड़ दूंगा। और फिर से उसके साथ रोमांस करने लगा था। प्रेजेंट में वह सोचती है, तो उस टाइम मिस्टर बाय को यह लगा था कि मैं उसे चीट कर रही हूँ, इसलिए उसने गुस्सा किया था यहाँ पर। टैंक को धीरे धीरे मिस्टर बाय के लिए जितनी भी नफरत होती है, उसे सब चीज़ों का एक एक्सप्लेनेशन मिलता जा रहा था, जैसे जैसे वह उसके साथ में रह रही थी। रिबॉर्न होने के बाद फिर हम देखते हैं वह हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे ब्रदर की कंडीशन अब ठीक हो चुकी है, कुछ दिनों में ही वह डिस्चार्ज हो जाएगा। टैंक उन्हें थैंक यू बोलती है। सब चीज़ों के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया,
पर मिस्टर बाई ने तुम्हारे ब्रदर के लिए सारी चीज़ें अरेंज कराई थी। उन्होंने तुम्हारे ब्रदर के लिए स्पेशल डॉक्टर भी बुलाए थे। साथ में उन्होंने 1.8 मिलियन इस सब के खर्च के लिए पे भी किया था। मैंने कभी यंग मास्टर को इस तरीके से किसी पेशेंट में इंटरेस्ट रखते हुए नहीं देखा। क्या तुम्हारा उनसे कुछ खास रिलेशन है? टैंक जल्दी से मना कर देती है कि ऐसी कोई भी यही चीज़ नहीं है। शायद हम पुराने पेशेंट हैं, इसलिए मिस्टर बाय हमारी हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, मैं अब चलता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। टैंक सोचती है कि मिस्टर बाय ने ये सब मेरे ब्रदर के लिए किया है, उसने मुझे बताया भी नहीं। और फिर सोचती है कि मुझे उससे जल्दी डिवोर्स लेना है, तो मुझे इसे थैंक करने का अलग तरीका ढूंढना चाहिए। फिर हम देखते हैं टैंक सीढ़ियों पर बैठी होती है और अपने कार्ड को देखकर काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ मिस्टर बाय आता है। टैंक उसके पास जल्दी से जाकर बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वह बोलता है कि तुम मुझे किस टाइप का सरप्राइज़ देना चाहती हो। टैंक उसे कार्ड दिखाते हुए कहती है कि इसमें पूरे 2 मिलियन हैं। मुझे अपने कंपटीशन का प्राइज़ मिल गया है। मिस्टर बाय कहता है कि समय बीत गया, बिल्कुल पता नहीं चला, और बोलता है पर तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? ये तुम्हारे पैसे हैं, तो तुम इन्हें रख सकती हो। टैंक कहती है कि नहीं, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मेरे ब्रदर के ट्रीटमेंट का पूरा खर्च तुमने ही उठाया, यहाँ तक कि तुमने अब्रॉड से डॉक्टर्स को भी बुलाया है, तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा भी खर्च हो गया है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे ब्रदर को यह बात पता चले तो वह गिल्टी फील करे, इसलिए मैं तुम्हें यह पैसे लौटा रही हूँ। मिस्टर बाई कहता है कि तुम्हारे ब्रदर को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई या फिर तुम्हें हो रही है। वह बोलती है चाहे कुछ भी हो, पर बात तो एक ही है, और उसके पॉकेट में कार्ड डाल देती है। फिर हम देखते हैं टैंक सोई हुई थी, तभी उसके पास कॉल आता है जहां डॉक्टर बता रहे थे कि तुम्हारे ब्रदर को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। टैंक बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखकर सोचने लगती है कि 1 मंथ बीत चुके हैं, पर मिस्टर बाय ने एक भी रूल का मिसयूज़ नहीं किया है। अब मैं किस बहाने उसे डिवोर्स लूँ? तभी वहाँ मिस्टर बाय आता है और बताता है कि तुम्हारे ब्रदर को आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। वह बोलती है ये तो बहुत अच्छा है। मिस्टर बाय कहता है तुम अपने ब्रदर को हमारे मैरिज के बारे में कब बताने जा रही हो? टैंक कहती है कि एक्चुअली मैंने अभी अपने ब्रदर को इस बारे में बताने का नहीं सोचा। मिस्टर बाय बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुम मुझसे छुपकर शादी करना चाहती हो? वह कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस बोलना चाहती थी कि मेरा ब्रदर अभी अभी ठीक हुआ है, तो ऐसे में उसे परेशान नहीं कर सकती। मिस्टर बाय बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब है कि वह हमारी मैरिज की न्यूज़ सुनकर परेशान हो जाएगा, पर वह ऐसा क्यों करेगा? उसे हमारे मैरिज से क्या प्रॉब्लम होगी? टैंक कहती है कि तुम खुद को मेरे ब्रदर की जगह पर रखकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। जब तुम बीमार हो गए और अचानक से तुम्हें होश आएगा, तो तुम्हें पता चले तुम्हारी सिस्टर किसी अजनबी इंसान से मैरिज कर चुकी है, तो क्या तुम उसके बारे में फिक्र नहीं करोगे? वह बोलता है कि मेरी ऐसी कोई सिस्टर नहीं है। टैंक उसे मारते हुए कहती है कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये क्या बोल रहे हो? मेरे ब्रदर की जगह भी और कोई और रहा था तो भी हमारे मैरिज को पागलपन ही बोलेगा। वह बोलता है कि मेरा मतलब यह नहीं था, मैं बस चाहता था कि तुम ज्यादा परेशान ना हो। आखिर हमारी मैरिज हो गई है और यह बात तुम्हारे ब्रदर से कब तक छुपी रह सकती है? टैंक बोलती है कि मुझे अपने ब्रदर को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। मिस्टर बाय डिवोर्स की बात सुनकर हैरान होता है। टैंक तो अपना मुंह छुपाने लगती है। मिस्टर बाय फिर उसके पीछे वही कॉन्ट्रैक्ट देख लेता है और बोलता है तुम मुझे डिवोर्स लेने का प्लान कर रही हो, पर मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस को याद रखा है और एक भी रूल को नहीं तोड़ा है। अगर तुम इन रूल के खिलाफ जाती हो और मुझसे डिवोर्स ले रही हो तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर तुम मुझे मत कहना मैं तुम्हारे साथ किस तरह बिहेव कर रहा हूँ। टैंक कहती है तो तुम अब अपना असली रंग दिखा रहे हो, क्या तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ यह कॉन्ट्रैक्ट मेरी मर्जी से साइन नहीं हुआ है, तुमने ज़बरदस्ती मुझसे साइन कराया, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती हूँ और न ही मैं तुमसे मैरिज करना चाहती थी। मिस्टर बाय कहता है मुझे पता है तुम अपने ब्रदर को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स लगा सकती थी, पर अब हम दोनों की मैरिज हो गई है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस तरीके का इस्तेमाल करके तुम मेरे साथ गलत कर रही हो? क्या मैंने इतनी टाइम में तुम्हें कभी भी ठेस पहुंचाई है? वह बोलती है फिर मैं क्या अपने ब्रदर के साथ रिलेशनशिप रख सकती हूँ? पहले की तरह वह पूछता है कि किस तरह का रिलेशनशिप, तो वह बोलती है ऑफ कोर्स भाई बहन का। मिस्टर बाय बोलता है कि पता है कभी कभी मुझे जेलस फील होता है मिस्टर लू से कि मुझे उसके तरह सिस्टर क्यों नहीं मिली, पर फिर भी मैं अपने जेलस से फीलिंग को कंट्रोल करके तुम्हें उसके पास जाने देता हूँ। जब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी
तब तक मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो मैं खुद भी नहीं बता सकता कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। फिर हम टैंक को देखते हैं जो अपने ब्रदर के साथ घर आती है और बोलती है, क्या आपको पता है मैं कितना लकी हूँ। मैंने एक कंपटीशन जीता था जिसमें मुझे 2 मिलियन पैसे मिले हैं। इससे हम अपनी लाइफ आराम से जी सकते हैं और आपके सारे मेडिकल का बिल भी मैंने इसी से पे किया था। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने कोई पैसे उधार लिए थे। उसका ब्रदर बोलता है कि क्या तुम सच में बोल रही हो या कोई इलीगल वाले पैसे तो नहीं हैं। तो वह बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल इलीगल वाले पैसे नहीं हैं। तो उसका ब्रदर कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तभी टैंक के पास मैसेज आता है जिसमें मिस्टर बाई ने लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम्हें 8 बजे तक घर आ जाना है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, जल्दी घर आओ। उसका ब्रदर उसे परेशान होकर बोलता है कि क्या हुआ। टैंक बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में ओवरटाइम करना पड़ेगा, तो मुझे हॉस्पिटल से बुला रहे हैं। उसका ब्रदर कहता है, तो तुम्हें जाना चाहिए। टैंक उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर बाद में देखते हैं उसके ब्रदर को पता चल जाता है और वह मिस्टर बाय के घर पर आकर आवाज़ करने लगता है। टैंक अंदर होती है और उसे आवाज़ सुनाई देती है तो जल्दी से बाहर आकर पहुंच जाती है। आप यहाँ पर मिस्टर बाय उसके साथ ही आया था। ब्रदर बोलता है, तुम तो बोल रही थी तुम हॉस्पिटल में ओवरटाइम करने जा रही हो। मुझे वहाँ से पता चला कि तुम वहाँ पर काम नहीं कर रही, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और वह उससे पूछने लगता है, तुम सच बताओ, क्या हॉस्पिटल के पैसे के लिए तुम इस पर्सन के साथ रह रही हो। मिस्टर बाय बीच में आता है और कहता है, वह पैसे टैंक ने कंपटीशन में जीते थे। और जहाँ तक बात रही मेरे साथ रहने की, तो हम दोनों मैरिड हैं और यह मुझसे प्यार करती है, इसलिए इसने मुझसे मैरिज किया। पर ब्रदर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था और बोलता है, मुझे पता है मेरी सिस्टर, तुम जैसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती। टैंक अपने ब्रदर को कहती है कि हम घर चलते हैं, मैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी। ब्रदर बोलता है कि ठीक है, हम घर चलते हैं, पर मिस्टर बाय टैंक को जाने से मना कर देता है। ये मेरी वाइफ है, आप तो मैं इस टाइम इन्हें घर ले जाने का परमिशन नहीं दूंगा। टैंक सोचती है कि मैं मिस्टर बाय को नाराज़ नहीं कर सकती, वरना ये मेरे ब्रदर को हर्ट करेगा, और अपने ब्रदर से कहती है कि अभी आप चले जाइए, मैं बाद में आकर आपको समझा दूंगी। उसका ब्रदर वहाँ से चला जाता है। टैंक फिर मिस्टर बाय से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बात मानी है, तुम प्लीज मेरे ब्रदर को हर्ट मत करना। मिस्टर बाय कहता है कि क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझती हो या फिर एक मर्डरर समझती हो कि मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बाद में टैंक फिर घर आती है तो उसका ब्रदर घर पर नहीं था। वह उसे कॉल करती है जहाँ पर उसे किसी एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है। वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर घबराने लगती है कि पास्ट लाइफ में भी मैंने अपने ब्रदर को खो दिया था और रिबॉर्न होने के बाद भी मैं उसे बचा नहीं पाई। मेरा रिबॉर्न होने का मकसद क्या हुआ। तभी उसे पता चलता है कि उसका ब्रदर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वह जल्दी से देखने आती है, जहाँ पर उसका ब्रदर ठीक था और बोलता है, प्रॉब्लम तो मिस्टर बाय को हुआ है। टैंक सोचती है कि पिछली लाइफ में तो वह बिल्कुल ठीक था, इस लाइफ में उसे क्या हो गया है। वह आकर देखती है तो मिस्टर बाय के सिर पर काफ़ी चोट लगी थी। सेक्रेटरी आकर बताता है कि मिस्टर बाय आपके ब्रदर को बचाने के चक्कर में हर्ट हो गए हैं। आपके ब्रदर से कुछ बिजनेसमैन का पंगा हो गया था, इसलिए वह लोग इसे मारना चाहते थे। पर जब यह बात मिस्टर बाय को पता चली तो उन्होंने उस एक्सीडेंट को रोकना चाहा जिसमें खुद इंजर्ड हो गए। टैंक को यहाँ पर काफ़ी गिल्टी फील होने लगता है। उसका ब्रदर देखता है कि वह दोनों साथ में हैं तो वहाँ से चला जाता है। टैंक उसके पास आकर बोलने लगती है कि तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती। तभी मिस्टर बाय को होश आता है तो वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाती है, पर वह बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ मेरी वाइफ मेरे साथ रहे। टैंक कहती है, तुम्हारी वाइफ कौन है। मिस्टर बाय बोलता है, तुम हो टैंक। उससे पूछती है कि तुमने मेरे ब्रदर को बचाने में अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली। वह बोलता है, क्योंकि मुझे लगा था अगर उसे कुछ होगा तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। टैंक काफ़ी उसकी बातों से इमोशनल हो गई थी कि उसने मिस्टर बाय को हमेशा गलत ही समझा है, पर वह उसकी कितनी केयर करता है और कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह बोलता है कि मैंने तुम्हारे ब्रदर की जान बचाने में हेल्प की है, तो तुम इसके बदले मुझे क्या देने वाली हो। वह बोलती है, फिर मैं तुम्हें किसी और चीज़ से रिपे करूँगी। मिस्टर बाय बोलता है, तो क्या हम अपनी मैरिज लाइफ की सारी चीज़ें कर सकते हैं। वह बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें बर्थडे सरप्राइज़ की बात कर रही थी। और वह दोनों हंसने लगते हैं। फिर घर आकर टैंक अपने हाथों से मिस्टर बाय के लिए केक बना रही थी। मेड कहती है, जब यंग मास्टर आएंगे तो उन्हें केक बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा बना है।
तभी उसके पास कॉल आता है तो वह अपने ब्रदर के पास आती है, जहाँ पर उसका ब्रदर सारे सामान को पैक कर रहा था और बोलता है कि मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, हमें आज ही हांगकांग के लिए निकलना पड़ेगा। वह बोलती है क्या हम सिटी को छोड़कर जा रहे हैं? तो उसका ब्रदर कहता है कि हाँ, तुमने नहीं कहा था कि हम एक ऐसे प्लेस पर रहें जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। पर वह देखता है कि इससे टैंक कुछ खुश नहीं नजर आ रही है, तो वह पूछता है कि क्या तुम उस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ रहना चाहती हो जैसे तुम प्यार नहीं करती हो? टैंक उसे कुछ नहीं बोल रही थी, तो वह बोलता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं। घर पर मिस्टर बाई उसका वेट कर रहा था, पर बहुत लेट हो गया था, लेकिन अभी तक वह नहीं आई थी। सेक्रेटरी आता है और बताता है कि हमें खबर मिली है कि मिस टैंक अपने ब्रदर के साथ हांगकांग जाने का प्लान कर रही है। उनकी फ्लाइट 6 बजे की है, क्या आप उन्हें ढूंढने नहीं जाएंगे? मिस्टर बाई बोलने लगता है, उस वुमन ने फिर से धोखा दिया है और मेरे बर्थडे वाले ही दिन वह मुझे छोड़कर जा रही है। पर इस बार वह बोलता है कि उसे जाने दो, रोकने का कोई फायदा नहीं है। और जब वह नीचे आता है तो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि टैंक उसके पास होती है और उसे बर्थडे विश भी बोलती है। वह जल्दी से उसके पास आकर बोलता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं गई पास्ट लाइफ में? तो तुमने मुझे बर्थडे वाले दिन ही छोड़ दिया था। टैंक याद करती है कि उसने अपने ब्रदर से जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वह मिस्टर बाई के साथ रहना चाहती थी और अपनी लाइफ दोबारा से बर्बाद नहीं करना चाहती थी। प्रेजेंट में वह कहती है, इसका मतलब क्या, तुम भी रिबॉर्न होकर आए हो? मिस्टर बाई याद करता है कि वह एक्सीडेंट के बाद ही अपनी पूरी मेमोरी रिकवर कर चुका था और उसे 5 लाइफ की सारी चीज़ें पता थीं। वह सोचता है कि मुझे एक न्यू लाइफ मिली है और अगर टैंक मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं रखूँगा। प्रेजेंट में वह हाँ बोलता है और दोनों किस करने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।